ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, रणनीति, जिद और संविधान के टकराव की। सवाल सीधा है, क्या हार के बाद भी कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बना रह सकता है? और अगर बना रह सकता है तो क्या लोकतंत्र इसे स्वीकार करता है या फिर संविधान अपनी चाल चलता है? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आपको हमारा ये एक संदेश का आज का टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक के साथ शेयर जरूर करें। कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, जहां 15 साल तक एक ही नाम गूंजता रहा, ममता बनर्जी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने इस सियासी किले को पूरी तरह से हिला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। क्या ये सिर्फ जीत है या एक सियासी प्रयोग की सफलता? और इस जीत के पीछे जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है अमित शाह, जिन्हें रणनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ये जीत रणनीति की थी या हालात पहले से ही बदल चुके थे? कहानी शुरू होती है चुनाव से काफी पहले, जब बंगाल में चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा था। तब से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। डेटा माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड कनेक्शन तीनों को एक साथ जोड़ा गया। सीटों को ए से लेकर ई कैटेगरी में बांटा गया, जहां ए का मतलब आसान जीत और ई का मतलब लगभग नामुमकिन। लेकिन खेल यहीं से पूरी तरह से पलट गया, क्योंकि जिन सीटों को सबसे कमजोर माना गया था वो धीरे धीरे ताकत बनती गई। बूथ लेवल तक निगरानी, हर वोटर पर नजर और हर इलाके की एक अलग रणनीति, यही वो मॉडल था जिसने बंगाल की राजनीति को गणित में बदल दिया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, उद्योगों की गिरती हालात, इन सबको पूरी तरह से मुद्दा बनाया गया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भवानीपुर जैसी सीट पर भी मुकाबला पलट गया। भवानीपुर, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, और सामने थे शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और फिर बीजेपी में आए और अब ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे थे। नतीजा आया और कहानी पूरी तरह से बदल गई। करीब 15,000 वोटों से ममता बनर्जी हार गई। सिर्फ सरकार नहीं गई, उनकी खुद की सीट भी चली गई। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। हार के बाद आमतौर पर नेता इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह से उल्टी हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे हराया गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर बना रह सकता है? और इसी सवाल पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का जवाब भी आता है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जरा इस सब लिखा हुआ है को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रह सकता है। यानी अगर राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, अगर तुरंत हटाया गया और नई सरकार तैयार नहीं है तो राज्य में असंवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। यानी कुर्सी खाली लेकिन बैठने वाला कोई नहीं। यहीं पर एक और रास्ता खुलता है, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। अगर हालात बिगड़ते हैं या सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को और गर्म कर दिया है आरोप प्रत्यारोप ने। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी 100 सीटें उनसे छीन ली गई, 90 लाख वोट काट दिए गए और पूरा चुनाव एक साजिश था जो उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है और इसे हार का बहाना बता रही है। और इसी बीच एक और आवाज आती है राहुल गांधी की, जिन्होंने पूरे चुनावी सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि वोट चोरी से सरकारें बनाई जा रही हैं। अब ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रह जाता है, ये पूरी राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा बन जाता है।
क्या चुनाव निष्पक्ष थे? क्या संस्थाएं दबाव में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र सुरक्षित है? लेकिन जमीन पर जो हो रहा है और वो ज्यादा चिंताजनक है। चुनाव के बाद हिंसा भड़क उठी है। आसनसोल, हावड़ा, वीरभूम, पुरुलिया, कई जगहों पर टकराव हो रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं दफ्तर जलाए जा रहे हैं, कहीं झंडे बदले जा रहे हैं और कहीं लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल बाद सत्ता बदली है, लेकिन क्या बदलाव शांति को लेकर आया है या फिर एक नई स्थिरता? लेकिन आपको अगर याद हो, कुछ साल पीछे जाएं कि 15 साल पहले जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी, तब भी यही सारी चीजें हुई थी। तब भी ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने कहीं आग लगाई थी, जो कि उनसे पिछली सरकार को हटाया गया था, तो मारपीट हो रही थी, सारी चीजें। तो वो जो जैसा करता है वो आगे चल के उसके वो वापस वही मिलता है। आखिर क्यों इतनी खलबली हो रही है? अब नजर जाती है अगली सरकार पर। बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नाम कई है, शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ में समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार जैसे नाम भी चर्चा में हैं। और फैसला कौन करेगा? फिर वही नाम, अमित शाह, जो खुद कोलकाता पहुंचकर विधायकों से बातचीत करेंगे। तो क्या बंगाल को उसका पहला बीजेपी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? और अगर हाँ, तो क्या वो बंगाल का बेटा होगा जैसा संकेत दिया गया था? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ममता बनर्जी आखिरी तक लड़ेंगी या संविधान के आगे झुक जाएंगी? और अगर मुख्यमंत्री खुद जाने से इनकार कर दे तो क्या जनता का फैसला ही अंतिम होगा या फिर फैसला किसी और के हाथ में चला जाएगा? बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर इतिहास लिख सकता है। अब फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि सिस्टम का भी है। और आप क्या सोचते हैं, क्या हार के बाद भी कुर्सी पर बने रहना सही है या लोकतंत्र में हार का मतलब साफ होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और ये बहस यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे और भी चर्चा करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।